क्या होगा अगर किसी साइंटिस्ट को ये परमिशन मिल जाए कि वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जिंदा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर सके, और सिर्फ नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं बल्कि एक्सट्रीम लेवल के एक्सपेरिमेंट्स। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? लेकिन नहीं। 1931 में जापान रैपिड एक्सपेंशन फेज में था। इंडस्ट्रियल वॉर के लिए जापान को रिसोर्सेज चाहिए थे, जैसे कि ऑयल, कोल और मेटल्स। उनकी डोमेस्टिक सप्लाई लिमिटेड थी और उस गैप को फिल करने के लिए जापान ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। 1931 में जापान ने चाइना की मंचूरिया रीजन पर इन्वेजन कर दिया। ये रीजन रिसोर्सेज से भरा हुआ था और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था जापान के लिए। जापान ने वहां अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करके एक पॉपिट रिजीम बना दी, जिसको मंचूको नाम दिया गया। मंचूको ऑफिशियली इंडिपेंडेंट थी, बट ऑपरेशनल कंट्रोल सिर्फ जापान के पास ही था। 1937 में जापान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता गया और दोनों के बीच में एक फुल स्केल वॉर छिड़ गई। जापान ने चाइना की बहुत सी सिटीज को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से वहां की पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करना पड़ा और यह रीजन लॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल के अंदर चला गया। और इसी ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर जापान ने एक सीक्रेट प्रोग्राम डेवलप किया। यह हार्बर रीजन की एक फैसिलिटी थी जिसका नाम था यूनिट 731। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ये एक मेडिकल रिसर्च यूनिट थी, लेकिन जो इंटरनल पर्पस था वो मेडिकल रिसर्च से काफी डिफरेंट था। और इस यूनिट को लीड कर रहे थे शिरो इशी। ये एक ट्रेन्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो जापानीज इंपेरिकल आर्मी का पार्ट है। उनका फोकस बायोलॉजिकल वॉरफेयर पर रिसर्च करना था। इनका आइडिया सिंपल था कि फ्यूचर वॉर्स में बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना, और जिसके लिए इन्होंने इंसानों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि ह्यूमन सब्जेक्ट्स को एक्सपोज किया जाता था इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ, जिसमें प्लेग या कॉलरा और एंथ्रेक्स जैसे बैक्टीरियल स्ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता था, और इसके बाद उन्हें आइसोलेट किया जाता था बिना किसी ट्रीटमेंट की। और एक साइंटिस्ट की टीम उन पर नजर रखती थी और उनके सिम्टम्स को डॉक्यूमेंट करती थी, जैसे कि फीवर, इन्फेक्शन प्रोग्रेशन और ऑर्गन फेलियर की टाइमलाइन। ये सब कुछ एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टडी किया जाता था। कुछ सीवियर केसेस में सब्जेक्ट्स को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता था और बिना किसी एनेस्थीसिया के उन पर ऑपरेशंस किए जाते थे, और इस प्रोसेस को विविसेक्शन कहा जाता था। और ये सब इसलिए किया जाता था ताकि जिंदा आदमी के अंदर उसके ऑर्गन्स को लाइव फंक्शन करते हुए देख सके। एक और कैटेगरी एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट्स की थी, जिसमें ह्यूमन हैंड को आइस वाटर में एक्सपोज किया जाता था जब तक कि वो कंप्लीटली फ्रीज ना हो जाए। उसके बाद रिकवरी पोटेंशियल के टेस्ट किए जाते थे, जैसे कि टिश्यू किस तरह से रीजनरेट होता है और ब्लड फ्लो रेस्टोरेशन किस तरह से होती है, और डैमेज रिवर्सिबिलिटी को नोट करते थे। कुछ केसेस में जो फ्रोजन टिश्यू था उसको मैकेनिकली टेस्ट भी किया जाता था ताकि स्ट्रक्चरल डैमेज को चेक कर सके। टाइम के साथ ये एक्सपेरिमेंट्स फील्ड लेवल पर शिफ्ट हो गए। अब ये एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल एनवायरनमेंट से बाहर किए जा रहे थे, ओपन एरियाज में, जहां लोगों को रिस्ट्रेन करके बायोलॉजिकल एजेंट से एक्सपोज किया जाता था, जैसे कि इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स और पैथोजन बेस्ड वेपन्स। पर्टिकुलरली इन एक्सपेरिमेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत क्लियर था कि डैमेज ट्रांसमिशन का रेट जो है उसको मेजर करना, स्प्रेड रेडियस को मेजर करना और पॉपुलेशन लेवल इम्पैक्ट को मेजर करना। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स कोई आइसोलेटेड एक्शंस नहीं थे, बल्कि ये स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री प्रोग्राम्स के पार्ट थे, जिनका एम ग्लोबल बायोलॉजिकल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज डेवलप करना था। 1945 में जापान सरेंडर कर देता है। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाती है। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है कि वॉर क्राइम्स इन्वेस्टिगेट होंगे, लेकिन यूनिट 731 के केस में सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। यूएस अथॉरिटीज को बायोलॉजिकल डेटा और रिसर्च का एक्सेस मिला। इन एक्सचेंज यूनिट 731 के रिसर्चर्स को इम्यूनिटी दे दी गई थी, और इसका रीजन बिल्कुल स्ट्रेटेजिक था। अमेरिका ने कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट में बायोलॉजिकल रिसर्च को ज्यादा अवेलेबल समझा। यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, अगर साइंटिफिक नॉलेज को मिलिट्री यूटिलिटी के लिए यूज किया जाता है और एथिक्स को सेकेंडरी रख दिया जाए, तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस या सिस्टम इटसेल्फ? यूनिट 731 एक हिस्टोरिकल केस है, लेकिन उसे जो क्वेश्चन बनाता है वो आज भी रेलेवेंट है।